Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 37, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject Social Science, History, and we will learn and understand and continue the chapter number 9, the making of national movement 1870s to 1947. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में भी हम इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे. आपको तो पता है कि पिछली कुछ वर्कशीट से हम इस लेसन को समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से हमने इसे समझा भी है. तो आज इससे आगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. क्विट इंडिया एंड लेटर, यानी कि भारत छोड़ो और उसके बाद, महात्मा गांधी डिसाइडेड to initiate a new phase of movement against the British in the middle of the Second World War. यानी कि महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन का एक स्टेप उन्होंने शुरू किया, एक नया तरीका शुरू किया. द ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली, ही टोल्ड देम. उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि ब्रिटिशर्स को अब तुरंत भारत को छोड़ देना चाहिए. टू द पीपल ही सेड, डू और डाई in your effort to find the British, but you must fight non-violently. यानी कि उन्होंने गांधी जी ने भारतीय जनता से ये कहा कि वे करो या मरो के ही सिद्धांत पर चलते हुए अब अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष तो करें, लेकिन कैसे? अहिंसक ढंग से करें. गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर जेल्ड एट वंस, बट देयर मूवमेंट स्प्रेड. तो तभी क्या किया अंग्रेजी सरकार ने? गांधी जी और जो दूसरे कांग्रेस के लीडर्स थे उन्हें जेल भेज दिया, लेकिन ये मूवमेंट फैल चुका था. इट स्पेशली अट्रैक्टेड पेजेंट्स एंड द यूथ हु गेव अप देयर स्टडी टू जॉइन इट. तो देखिए, इसमें किसान और जो युवा लोग थे, यानी यंग बच्चे थे, उन्होंने इस आंदोलन में बड़ी संख्या में वो शामिल हुए और ख़ास तौर से इन लोगों को उन्होंने अट्रैक्ट किया, तो वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर सीधा इस आंदोलन में कूद पड़े. कम्युनिकेशन एंड सिंबल्स ऑफ स्टेट अथॉरिटीज़ वर अटैक्ड ऑल ओवर द कंट्री. यानी कि जो संचार के साधन थे और जो स्टेट अथॉरिटी यानी ब्रिटिशियर्स से रिलेटेड जो सिंबल्स थे, प्रतीक थे, उनको पूरे देश में उन पर आक्रमण किया गया. इन मैनी एरियाज पीपल सेट अप देयर ओन गवर्नमेंट. बहुत सारे एरिया में तो लोगों ने अपनी गवर्नमेंट बना ली. द ब्रिटिश रिस्पॉन्स वर सेवियर रिप्रेशन. तो लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने फिर इसको जो क्या किया, बहुत बर्बरता का रास्ता अपनाया इस सब से निपटने के लिए, और वो यही तो करते थे. थाउजेंड्स ऑफ पीपल अरेस्टेड एंड किल्ड इन पुलिस फायरिंग इन मैनी एरियाज. बहुत सारे लोगों को, हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया गया और बहुत सारे पुलिस फायरिंग में मारे भी गए कई जगहों पर. द रेबेलियन however ultimately brought the Raj to its knees. लेकिन आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, यानी अपनी बात मानने पर मजबूर कर दिया. फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, यानी कि स्वतंत्रता और विभाजन की ओर. इन 1940 द मुस्लिम लीग had moved a resolution demanding independent states for the Muslims in northwestern and eastern areas of the country. तो देखिए जो क्या हुआ फिर 1940 में मुस्लिम लीग थी, उसने देश के जो उत्तर पश्चिम वाला इलाका था और जो पूर्वी इलाका था, वहाँ पर मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक रेजोल्यूशन पास किया. As they feared that they would always have to play second fiddle in any democratic structure. क्योंकि उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्हें ये डर लग रहा था, उन्हें ये भय था कि चाहे कैसा भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बन जाए, मतलब देश कैसा भी बन जाए, उन्हें हमेशा एक सेकंड प्लेस पर ही रोल प्ले करना पड़ेगा, यानी उनको कभी भी फ्रंट लाइन पर आने नहीं दिया जाएगा. It feared that Muslims may even go अनरिप्रेजेंटेटेड. और उनको ये भी डर लग रहा था कि शायद ये भी हो सकता है कि मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन दिया ही ना जाए कहीं पर भी. द कांग्रेस रिजेक्शन ऑफ द लीग्स डिजायर टू फॉर्म अ जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन यूनाइटेड प्रोविंसेस इन 1937 ऑल्सो अनॉयड द लीग.
तो देखिए 1937 में जब मुस्लिम लीग ने संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहा तो कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं किया, जिससे उन दोनों के बीच फासला और बढ़ता चला गया, यानी मुस्लिम लीग जो है अनॉयड हो गई, गुस्सा हो गई। इलेक्शंस टू द प्रोविंसेस वर अगेन हेल्ड इन 1946 जो प्रांतों के लिए फिर दोबारा से चुनाव 1946 में करवाए गए। द कांग्रेस डिड वेल इन द जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बट द लीग सक्सेस इन द सीट्स रिजर्व फॉर मुस्लिम्स वर स्पेक्टिकुलर। देखिए कांग्रेस ने उन सीटों पर जीत, उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत भारी जीत हासिल की जहां पर जो जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने मुस्लिम्स के लिए रिजर्व सीटों पर बहुत ही शानदार जीत हासिल की। इट परसिस्टेड विद इट्स डिमांड फॉर द पाकिस्तान। और देखिए जो मुस्लिम लीग थी वो अपने पाकिस्तान वाली डिमांड पर, अलग से जो पाकिस्तान वाली डिमांड पर वो चलती रही। देन कैबिनेट मिशन। In March 1947, the British cabinet sent a 3-member mission to Delhi to examine this demand and to suggest a suitable political framework for a free India. मार्च 1947 में ब्रिटिश कैबिनेट ने 3 मेंबर्स का एक मिशन दिल्ली के लिए भेजा और इस चीज़ को, इस डिमांड को जांचने के लिए जो वो डिमांड कर रहे थे, और एक स्वतंत्र भारत के लिए एक सूटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को सजेस्ट करने के लिए इस मिशन को भारत में भेजा और इसी को ही नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। दिस मिशन सजेस्टेड दैट द इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड एंड constitute itself as a loose federation with some autonomy for Muslim minority areas। देखिए उनका ये प्रस्ताव था कि भारत जो है वो अविभाजित रहे, यानी उसके टुकड़े ना हों, ठीक है, और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ ढील देते हुए, कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले संघ के रूप में संगठित रहना चाहिए, ऐसा उन्होंने प्रपोजल किया। बट इट कुड नॉट गेट द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टू अग्री टू द स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ द प्रपोजल। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रपोजल की कुछ स्पेसिफिक टर्म्स पर एग्री ही नहीं हुए। पार्टीशन नाउ बिकम मोर और लेस इनएविटेबल, यानी अब जो पार्टीशन था, जो विभाजन था, वो लगभग होना तय हो गया था। आफ्टर द फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन द मुस्लिम लीग डिसाइडेड ऑन मास एजिटेशन फॉर विनिंग इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान। फिर मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए आंदोलन करने का जो फैसला था, शुरू करने का फैसला वो लिया। लीग अनाउंस्ड 16 अगस्त 1946 एज डायरेक्ट एक्शन डे। जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया, यानी डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का जो है उन्होंने ठान लिया था, अनाउंस कर दी थी, घोषणा कर दिया था। ऑन दिस डे रॉयट्स ब्रोक आउट इन कलकत्ता, नाउ कोलकाता, और इसी दिन जो है उस समय के जो कलकत्ता कहते थे, अभी तो हम कोलकाता कहते हैं, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा दंगे छिड़ गए, लास्टिंग सेवरल डेज एंड रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और ये बहुत दिन तक चला और इसके परिणाम स्वरूप हज़ारों लोगों की जान चली गई। बाय मार्च 1947 वायलेंस स्प्रेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, और मार्च 1947 तक ये जो वायलेंस था, ये जो दंगे थे, वो उत्तरी भारत के भी बहुत सारे हिस्सों में फैल गए। Many 100,000 people were killed and numerous women had to face untold brutalities during this partition। और देखिए बहुत सारे लोग, कई लाख लोग मारे गए। जो बहुत सारी महिलाएं थी उन्होंने भी इस विभाजन की हिंसा में जो ऐसे अत्याचार थे, अब वो कहे भी नहीं जा सकते, वो उन्होंने सहे। मिलियन ऑफ पीपल वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स टर्न अजंडर फ्रॉम देयर होमलैंड्स। तो फिर क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को तो अपना घर ही छोड़कर जाना पड़ा और अपने जो जहाँ पर वो रहते थे मूल स्थान, वहाँ से बिछड़कर लोग बेचारे रातों रात
एक किसी मतलब अपनी ही ज़मीन पर जाके वो अजनबी बन गए, दूसरी ज़मीन पर जाके वो अजनबी बन गए, शरणार्थी बनकर रह गए। They were reduced to being the refugees in alien land, यानी अजनबी धरती पर जाके वो लोग शरणार्थी बन के रह गए। So the joy of our country's independence from British rule came mixed with the pain and violence of partition। और इस तरह जो ब्रिटिश शासन से हमें जो आज़ादी मिली उसका एक आनंद तो मिला, लेकिन ये आनंद जल्द ही विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। So now we'll move on our question answer section. So the first question is how Quit India movement unfolded, यानी भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार फैला। देखिए, महात्मा गांधी decided to initiate a new phase of movement against the British in the middle of the Second World War. Then the second point is the British must quit India immediately, he told them. And the third point is to the people he said, do or die in your effort to find the British, but you must fight non-violently. And this Quit India movement unfolded. तो इसका मतलब है कि देखिए, गांधी जी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नया फेज ऑफ मूवमेंट स्टार्ट किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। फिर उन्होंने ब्रिटिशर्स को ये कहा कि अब उन्हें बिल्कुल तुरंत इंडिया को छोड़ देना चाहिए। फिर इसके लिए उन्होंने लोगों को ये भी बताया कि अब करो या मरो की सिचुएशन है, लेकिन आपको अगर ब्रिटिशर से लड़ना है तो नॉन वायलेंटली लड़ना है। और इस तरह से ये क्विट इंडिया मूवमेंट सब जगह फैल गया। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड मुस्लिम लीग पुश फॉर द डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स, यानी मुस्लिम लीग ने इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम्स यानी मुस्लिम्स के लिए एक अलग स्टेट की मांग क्यों उठाई। देखिए, मुस्लिम लीग पुश फॉर द डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स बिकॉज, यानी मुस्लिम लीग ने मुस्लिम्स के लिए एक अलग स्टेट की डिमांड इसलिए उठाई क्योंकि as they feared that they would always have to play second fiddle in the democratic structure। देखिए, उन्हें ये डर लग रहा था कि उन्हें ये भय था कि चाहे कोई भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बने, उन्हें हमेशा एक सेकंड प्लेस पर ही रखा जाएगा। एंड इट फियर्ड दैट मुस्लिम्स में इवन गो अनरिप्रेजेंटेटेड, और उन्हें ये भी डर था कि मुस्लिम्स को शायद रिप्रेजेंटेशन दिया ही ना जाए, इसलिए उन्होंने एक अलग स्टेट की मांग उठाई। देन थर्ड क्वेश्चन, व्हाई वाज कैबिनेट मिशन फॉर्म्ड, व्हाट आर द प्रपोजल्स ऑफ इट, यानी कैबिनेट मिशन को क्यों बनाया गया और इसके क्या प्रस्ताव थे। इन मार्च 1947 द ब्रिटिश कैबिनेट सेंट अ 3-member मिशन टू दिल्ली to examine this demand and to suggest a suitable political framework for a free India। मार्च 1947 में ब्रिटिश कैबिनेट ने 3 मेंबर्स के एक मिशन को दिल्ली भेजा इस डिमांड को एग्जामिन करने के लिए और साथ में स्वतंत्र भारत के लिए एक सूटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को सजेस्ट करने के लिए। The mission suggested that India should remain united and constitute itself as a loose federation with some autonomy for Muslim minority areas। तो देखिए, मिशन ये जो कैबिनेट मिशन आया, इसने ये सजेस्ट किया कि इंडिया को एक ही रहना चाहिए, उसको अलग अलग भागों में नहीं बंटना चाहिए, लेकिन साथ साथ उसे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी एरिया हैं उनको ऑटोनॉमी देनी चाहिए, उनको स्वतंत्रता देते हुए, और एक लूज फेडरेशन के रूप में उसको अपने आप को बनाना चाहिए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिजेक्ट प्रपोजल्स ऑफ कैबिनेट मिशन। तो इसमें आपको बताना है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो कैबिनेट मिशन थे उसके प्रपोजल्स को क्यों रिजेक्ट कर दिया। देखिए, बोथ द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द कैबिनेट मिशन प्रपोजल्स बिकॉज बोथ डिड नॉट एग्री ऑन सम ऑफ इट्स प्रोविजंस, क्योंकि वो इसके कुछ प्रोविजंस पर एग्री नहीं थे, दोनों के दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इसलिए उन्होंने उसके कैबिनेट मिशन के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और इफ़ यू वॉन्ट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, एंड जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।